जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज में हम लोग परफेक्शन आइस द्वारा चलाया जा रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम का पीडीएफ रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स को रिविज़न करने वाले हैं। इसमें आपको टॉपिक आधारित प्रश्न मिलेंगे, विस्तृत व्याख्या सहित एडवांस प्रश्नों का संकलन है, बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है, प्रतिदिन टारगेट और अभ्यास के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, तभी ये कंटिन्यू रह पाएगा, आप लोग का पसंद होगा तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ के करेंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ के करेंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं विस्तृत व्याख्या के साथ, तो ध्यान से सुनते जाइए, याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग विभाग ने बिहार में बाजार से जुड़े दृष्टिकोण प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक प्रमुख वैग क्लस्टर स्थापित किया है। इसे सीएम एमएसएमई क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य प्रति माह लगभग 6,40,000 वैग बनाना है। निम्नलिखित में से किस जिले में उपयुक्त विकास हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर जिले में विकास हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। मुजफ्फरपुर राज्य का प्रमुख वैग क्लस्टर बन गया है, जिससे औद्योगिकरण की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ठीक है, उद्योग विभाग ने महिला उद्यमियों और स्थानीय श्रमिकों को तकनीकी विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है। नेक्स्ट है, उद्योग विभाग ने महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, ठीक है, एक तरह का एनजीओ है, के साथ भी काम किया है। बिहार सरकार गो विहार ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है, का नेतृत्व कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समाज सुधारक विंध्येश्वर पाठक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु उनसे संबंधित हैं? तो देखिए, विंध्येश्वर पाठक के बारे में क्या क्या है, तो इसमें सभी कथन सही दिया हुआ है। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक रहे थे। 1970 के लगभग में स्थापना हुई थी सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देश भर में लगभग 10,000 सार्वजनिक शौचालय इनके द्वारा बनाए गए थे। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो उपयुक्त सभी कथन सही दिया हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं इनके बारे में। विंध्येश्वर पाठक को देश में सार्वजनिक शौचालयों के अग्रणी और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। वे महात्मा गांधी की शांति, समानता और अहिंसा के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना विंध्येश्वर पाठक द्वारा एक ऐसे समुदाय के लोगों के लिए की गई थी जो भेदभाव, दुर्व्यवहार और कलंक से ग्रसित थे। ठीक है, जिन्हें मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में जाना जाता है, जो सूखे शौचालयों को हाथ से साफ करते थे और जिन्हें अशुद्ध करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमंजिला आवास योजना आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही लाभार्थी है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिक्रमण विरोधी अभियान से विस्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये भी लाभार्थी हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवार भी इसके लाभार्थी होंगे। शहरी भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए भी ये योजना है, तो आपको ध्यान रखना है। बहुमंजिला आवास योजना आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 का एक हिस्सा है। इसके लाभार्थी होंगे शहरी भिखारी और ट्रांसजेंडर, 2 लाख रुपए से जिनका भी कम आय है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, बहुमंजिला आवासन शहरी विकास एवं
आवास विभाग के अंतर्गत इस योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई है। मकान 11 महीने के अनुबंध पर किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आत्मनिर्भर बिहार में सुशासन के लिए 7 निश्चय योजना 2 में शामिल निश्चय क्या क्या है, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि पूछा जा सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, निश्चय 1 में है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। निश्चय 2 सशक्त महिला सक्षम महिला। निश्चय 3 है हर खेत तक सिंचाई का पानी। और निश्चय 4 है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। निश्चय 5 है स्वच्छ शहर विकसित शहर। निश्चय 6 है आसान कनेक्टिविटी संचार एवं आवागमन। ठीक है, निश्चय 7 है सभी के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो आपको ध्यान रखना है ये 7 निश्चय। ठीक है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक है, आसान कनेक्टिविटी संचार एवं आवागमन, सभी के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये आपको 7 निश्चय याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू विजन एक स्वचालित प्रणाली है जिसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए लॉन्च किया गया है। भू विजन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, जब भी आप कथन पढ़िए तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें क्या सही पूछा है या गलत कथन की पहचान करनी है। तो ठीक है, पहला कथन है, यह एक IoT आधारित स्वचालित ड्रोन तकनीक है। तो इसमें देखिए 2 और 3 सही दिया हुआ है। IIRR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और कृषि तंत्र द्वारा विकसित किया गया है। तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कोई भी इसे संचालित कर सकता है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 2 और 3। एक कथन गलत है। भू विजन एक स्वचालित प्रणाली है, तो इसके बारे में 2 और 3 कथन सही हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। भू विजन जिसे कृषि रास्ता मृदा परीक्षण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, एक IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान परामर्श मंच है। इसे हैदराबाद में अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना में लॉन्च किया गया है। अतः कथन एक गलत है। ठीक है, हैदराबाद में अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना में इसे लॉन्च किया गया है। तो ये सही है। ठीक है, यह 30 मिनट में 12 प्रमुख मृदा पैरामीटर परीक्षण कर सकता है। यह मृदा परीक्षण और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक स्मार्ट, तेज, आसान, किफ़ायती और सुलभ समाधान है। यह उपकरण एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनाता है जो परीक्षण के परिणामों को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में प्रदर्शित करता है। इसलिए कथन 2 और 3 सही हैं। ठीक है, ये देखिए सही सुमेलित करने के लिए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद। तो देखिए इसमें आपको सही सुमेलित करना है। एक जिला एक उत्पाद, इसका सही हो जाएगा भारत की विविध शिल्प विरासत को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, भारत की विविध शिल्प विरासत को प्रदर्शित करती हैं। भू विजन 2 का B हो जाएगा। ठीक है, IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण है। लखपति दीदी की बात करें तो इसका 3 का A हो जाएगा, कौशल विकास प्रशिक्षण। भारत NCP वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें। इनमें आपको कौन से विकल्प गलत दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पर तथा मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है जिसकी वैश्विक आपूर्ति में मात्रा के हिसाब से 20% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये सही है दोनों। विश्व के लगभग 60% टीके भारत से आते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन D नंबर इसमें गलत हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी थी। बांग्लादेश से सस्ते सक्रिय फार्मास्यूटिकल वस्तुओं की उपलब्धता के कारण फार्मास्यूटिकल उद्योग आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। तो ये आपको गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सक्रिय फार्मास्यूटिकल वस्तु दवा में जैविक रूप से सक्रिय घटक होते हैं जो इसके चिकित्सीय प्रभावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे प्रमुख अवयव हैं जो
किसी विशेष चिकित्सा स्थिति के उपचार में दवा को प्रभावी बनाते हैं। सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव, जिन्हें बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है। चीन का हुबेई प्रांत विनिर्माण उद्योग का केंद्र है, इसलिए भारतीय दवा उद्योग चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, ठीक है, न कि बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर को चिन्हित कीजिए। देखिए, इसमें गलत आपको पहचान करनी है। तो अन्वेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है, तो आप सभी को पता है, बिल्कुल सही है। अन्वेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। शाह एशिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी है, तो ये बिल्कुल सही है। 36,000 मीटर पर यह शाह एशिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी है। सी है, बिहार का मार्चा चावल 2023 में जीआई टैग प्राप्त किया, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सोनपुर पशु मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका सही उत्तर इसमें डी दिया हुआ है। अन्वेष उत्सव साहित्य द्वारा आयोजित एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी। इसमें कविता, कहानियाँ, भारतीय काव्य, भारतीय भक्ति साहित्य, भारत की सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता, सिनेमा और साहित्य रचना रहित साहित्य, रचनात्मक शिक्षा आदि शामिल थे, ठीक है। शाह है एशिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी। इसका मुख्य फोकस अधिक ऊंचाई वाले वातावरण में जलवायु, संस्कृति और समुदाय। बिहार का मार्चा चावल, देखिए, बिहार का मार्चा चावल 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। देसी किस्म केवल बिहार के पश्चिम चंपारण क्षेत्र में होती हैं। धान की इस विशेष किस्म का आकार काली मिर्च जैसा है, ठीक है, तो इसलिए इसका मार्चा नाम पड़ा है, काली मिर्च जैसा आकार है। सोनपुर पशु मेला, देखिए, वहाँ पर विश्व था, तो इसमें विश्व नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि सोनपुर में आयोजित हुआ था, तो विश्व दे दिया था एशिया का जगह, इसलिए आपका गलत हो गया था, ठीक है, डी सही हुआ था। यह मेला युद्ध हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम का प्रस्ताव पारित किया। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उपयुक्त प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र से अलग करके या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती हैं। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती हैं, ठीक है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां तंगिनी हाजरा और कनकल वरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दोनों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये इनका संबंध है स्वतंत्रता सेनानी से। ये स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटी मॉल एक जिला एक उत्पाद, जीआई हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस है। भारत के पहले यूनिटी मॉल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया है? तो देखिए, पहला यूनिटी मॉल, बस यही क्वेश्चन था, राइट आंसर है उज्जैन में, ठीक है। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में बनाया गया है। आगे देखते हैं, यूनिटी मॉल या प्रधानमंत्री एकता मॉल एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल के तहत आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक बनकर उभरा है, ठीक है। इस महत्वाकांक्षी उद्यम का उद्देश्य कारीगरों और उपभोक्ताओं के बीच सहजीवी संबंध को मजबूत करना है, जो देश के हर कोने से स्वदेशी उत्पादों का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों को अधिक सुलभ बनाना है, साथ ही उनका उत्पाद करने वालों को पूंजी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई या भौगोलिक संकेतक एक नाम या चिन्ह है जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र, शहर या देश जैसे विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। भौगोलिक संकेत उत्पादों और संबंधित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित जोड़ पर आपको विचार करना है। तो देखिए, इसमें कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
केवल 2 सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, कौन कौन से 2 सही सुमेलित हैं। नाथ द्वारा पेशवाई चित्रकला, ये राजस्थान का है। ठीक है। मुस्क बूदी चावल एवं चित्रकारी लकड़ी शिल्प कश्मीर का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है चारों का चारों। मार्शल चावल बिहार का, अभी ऊपर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। सत्य सिराव भेंडो, ये गोवा का है। ठीक है। मुस्क बूदी चावल एवं चिकारी लकड़ी कश्मीर आपको याद रखना है। नाथ द्वारा पिछवाई चित्रकला है राजस्थान का। ठीक है। मार्शल चावल बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें। इसमें आपको गलत विकल्प को पहचान करना है। तो देखिए इसमें गलत तो दिया है, ऑप्शन डी है, बाकी सब सही हैं। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर हाल ही में बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ये सभी पहला आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। 3D मुद्रित डाकघर हाल ही में बेंगलुरु में उद्घाटन हुआ है, भारत के पहले। ठीक है। पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन को एक संभावित ईंधन माना जा रहा है जो भविष्य में जीवाश्म ईंधन का स्थान ले सकता है। यह शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों में ईंधन सेल को शक्ति प्रदान करने की इसकी क्षमता, घरेलू उत्पादन की इसकी क्षमता और ईंधन सेल की उच्च दक्षता की क्षमता के कारण हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन के लिए ईंधन के रूप में भी कार्य कर सकता है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन संबंधी उद्योग झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में स्थापित होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात दिया हुआ है, गुजरात की जगह झारखंड होगा। ठीक है। झारखंड में भी लोकल आपको याद रखना है, तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, ये जगह आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पंडारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह 4 समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना है। वे निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर से संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है। गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पंडारी जनजाति का संबंध है जम्मू कश्मीर से। सरकार ने संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 में जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 4 समुदायों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो आपको ये चारों ध्यान रखना है, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पंडारी जनजाति। ठीक है। ये पहाड़ीय जातीय समूह हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। देखिए संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश भी होनी चाहिए, फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। सूची को अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अनुमोदन लिया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रयान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भेजा जाने वाला भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन। इसमें 3 सदस्य हैं। ठीक है। पनडुब्बी के माध्यम से 800 मीटर की गहराई में भेजा जाना है, तो ये गलत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि सही क्या है इसमें। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भेजा जाने वाला भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। ठीक है। इसमें 3 सदस्य आपको ध्यान रखना है। यह समुद्री गहराई में 12 घंटे के लिए भेज के अंदर आपातकाल स्थिति में 96 घंटे की इमरजेंसी इंड्यूरेंस है। ठीक है। इंड्यूरेंस है। मानवयुक्त पनडुब्बी वैज्ञानिक कर्मियों को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा अज्ञात गहरे समुद्र क्षेत्रों का निरीक्षण करने और समझने की अनुमति देगी। इसके अलावा यह गहरे समुद्र में मानव रेटेड वाहन विकास की क्षमता को बढ़ाएगा। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद मानवयुक्त सबमरीन तैयार करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश है। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि उसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ये नंबर भी दे सकता है। 6ठा नंबर हो गया है समुद्रयान भेजने वाला। पनडुब्बी के माध्यम से 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा, न कि 8000। ठीक है। तो 6000 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के गहरे समुद्र की खोज के लिए 6000 मीटर की गहराई वाले रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और विभिन्न अन्य पानी के नीचे उपकरणों जैसे कि ऑटोनॉमस कोरिंग सिस्टम, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल और डीप सी माइनिंग सिस्टम का विकास किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, नमो 108 एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है क्योंकि यह अपनी तरह का पहला और आनुवंशिक अनुसंधान में एक सफलता है जो न केवल CSIR NVRID की उन्नत क्षमताओं को उजागर करता है बल्कि पौधों की जैव विविधता के अध्ययन और संरक्षण के लिए नए रास्ते भी खोलता है। नमो 108 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 108 पंखुड़ियों वाला कमल का उन्नत प्रकार है। नमो 108 पंखुड़ियों वाला कमल का एक नया संस्करण है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है इसका मौसम प्रतिरोधी, 10 महीने तक फूल दे सकता है। कमल के फूल की पहली किस्म जिसका जीनोम पूर्णतः अनुक्रमित है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, चर्चा में था। यह कभी विलुप्त या संकटग्रस्त नहीं हो सकता। धारा सरसों हाइब्रिड 11 शाकनाशी सहनशील, दिल्ली विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स मैनिपुलेशन सेंटर द्वारा विकसित सरसों की संशोधित किस्म है। ठीक है, DMHA 11 भारतीय सरसों किस्म वरुणा और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा सरसों के बीच संस्करण का परिणाम है। वीटी वैगन, देखिए आनुवांशिक रूप से संशोधित वैगन जो फल और टहनी छेदक कीटों के हमलों का प्रतिरोध करता है। इसे मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थुरिजिएंसिस से वाटिस जीन, ठीक है, बीटी जीन को वैगन में डालकर बनाया गया है। ठीक है, बीटी जीन को वैगन में डालकर बनाया गया है। गोल्डन राइस संशोधित चावल की किस्म जिसमें बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए रहता है। ठीक है, गोल्डन राइस को साधारण चावल की तरह ही उगाया जा सकता है और इसमें GR2E गोल्डन राइस विशेषता वाली किस्में भी पाई जाती हैं। अभी फिलीपींस वीटी वैगन और गोल्डन राइस पर रोक लगाया है। ठीक है, तो ये भी करंट में चर्चा में है। ये पहले का करंट अफेयर्स है, इसमें कवर कर रहे हैं, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है डिटेल में। धार्मिक तीर्थ यात्रा में क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की क्षमता है। वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार किससे मिला है, तो देखिए ये बिहार को मिला है। धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार बिहार राज्य को मिला है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार एक बहुमुखी गंतव्य है जो विभिन्न हितों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, चाहे वह धार्मिक, कला और सांस्कृतिक विरासत या यहाँ तक की पारिस्थितिकी हो। बिहार में इको सर्किट के रूप में पर्यटन के लिए कई आकर्षण हैं। बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्मारक, खंडहर, मंदिर, जंगल, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा और महाबोधि 2 विश्व धरोहर स्थल और प्राकृतिक पर्यटनों को घूमने और तरोताजा होने के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को साथ लाता है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामूहिक संक्षिप्त नाम है, अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें कनाडा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाता है। 2-3 सही है। 2-3 पढ़ते हैं। देखिए इसमें फोर्टालेजा घोषणा पत्र ब्रिक्स राष्ट्रों से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। 13वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ, तो बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मचैल माता मंदिर देवी दुर्गा की एक मंदिर है। तीर्थ स्थल मचैल माता यात्रा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है और यह देश भर के भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा का एक प्रिय स्थान है। यह वार्षिक तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाती है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में। मेन क्वेश्चन था कि मचैल माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू और कश्मीर में है, किश्तवाड़ जिले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक हैं। किस देश ने हाल ही में 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है? तो ये फ्रांस के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य घोषित किया, जो दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक बड़ा प्रयास है। क्यूएस रैंकिंग में फ्रांस के 35 विश्वविद्यालय तथा टाइम्स उच्च शिक्षा रैंकिंग में लगभग 15 विश्वविद्यालय हैं। फ्रांस के 35 विश्वविद्यालय हैं क्यूएस रैंकिंग में, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए। टाइम्स उच्च शिक्षा रैंकिंग में फ्रांस के 15 विश्वविद्यालय हैं। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर एक समय में 16,600 अभ्यर्थियों की क्षमता वाला परिसर बन गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये बिहार में शुरू किया गया था, ठीक है, बापू परीक्षा परिसर। ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, बापू परीक्षा परिसर 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ। इसका निर्माण 202 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, ठीक है। ऑफलाइन परीक्षा के अलावा इस सुविधा केंद्र में 3500 बैठने की व्यवस्था के साथ ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की भी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एक अन्य देश के साथ मिलकर बारबाडोस नट के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन को बेहतर बनाने की विधि विकसित की है। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार देश है? तो सही आंसर हो जाएगा रूस साझेदार है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, बायोडीजल एक लंबी श्रृंखला वाला फैटी एसिड मिथाइल एस्टर है, जो वनस्पति तेल और पशु वसा से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम आधारित डीजल ईंधन की तुलना में इसके कई फायदे हैं, क्योंकि इससे निकास गैस उत्सर्जन बिना जले हाइड्रोजन और पार्टिकुलेट मैटर में कमी आती है, ठीक है। भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने बारबाडोस नट नामक विषैली उष्णकटिबंधीय झाड़ी के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन में सुधार लाने की एक विधि विकसित की है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने हाल ही में जरूरतमंदों और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। जरूरतमंदों और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर, ये उत्तर प्रदेश द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसके क्या क्या प्रावधान है? तो देखिए, आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं, सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार में आम लोगों का विश्वास बनाए रखना। मासिक रैंकिंग और ग्रेड के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करना, ठीक है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। इसी राज्य ने अबका आवास योजना की भी घोषणा की है। तो ये अबू आवास योजना से आप सभी याद रख सकते हैं, झारखंड का ये योजना है। किस राज्य के बारे में है? तो झारखंड राज्य के बारे में है, ठीक है। झारखंड राज्य भी 2070 तक, और भारत का भी लक्ष्य है 2070 तक ही नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, ठीक है। अबू आवास योजना जो कि महत्वपूर्ण योजना है, कई एग्जामों में पूछा गया है, झारखंड का योजना है। नेट जीरो का अर्थ क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, कार्बन उत्सर्जन को अपशिष्ट उत्सर्जन की एक छोटी मात्रा तक कम करना, जिसे प्रकृति द्वारा अवशोषित और संग्रहित किया जा सके, जिससे वायुमंडल में शून्य उत्सर्जन बचेगा, ठीक है। झारखंड ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज की घोषणा की है, जो भारत की लक्ष्य वर्ष के समान है। अबू आवास योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की गई है। इनका उद्देश्य इस प्रकार है। देखिए, गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े और दलितों को 3 कमरों का मकान इस योजना के तहत, ठीक है। अगले 2 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए का बजट है इस योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर अभिकथन और कारण के रूप में विचार करें। तो देखिए, इसमें क्या सही होने वाला है? तो ए सही हो जाएगा। मानवता प्रकृति के नवीकरणीय संसाधनों को आधे वर्ष में ही समाप्त कर रही है, जिससे शेष समय के लिए हम पारिस्थितिकी घाटे में रह जाते हैं। तो ये है आपका कारण।
कथन है कि अर्थ ओवरशूट दिवस को 30 दिसंबर 1970 को मान्यता दी गई है और 2018 में यह अपनी सबसे प्रारंभिक तिथि पर पहुंच गया है। ये कथन है। कारण है मानवता प्रकृति के नवीकरणीय संसाधनों को आधे वर्ष में ही समाप्त कर रही है, जिससे शेष समय के लिए हम परिस्थिति के घाटे में रह रहे हैं। तो ये दोनों से मतलब कथन का कारण सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए 2023 में अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को मनाया गया। यह वह बिंदु है जब मानवता उस स्तर से परे संसाधनों का उपभोग करना शुरू कर देती है जिसे ग्रह एक वर्ष में फिर से भर सकता है। यह जनसंख्या की मांग और देश की जैव क्षमता की तुलना करके किसी देश की पारिस्थितिकी चरणों को दर्शाता है। इसकी गणना ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकोको पामोजा पहल एक छोटे पैमाने की कार्बन ऑफसेट सुविधा है जिसका उद्देश्य संरक्षण गतिविधियों, जागरूकता निर्माण और कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा देना है। यह पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव से संबंधित पहल है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दक्षिण केन्या की गाजी खाड़ी में मिकोको पामोजा पहल मैंग्रोव्स टुगेदर मैंग्रोव वनों को वैश्विक कार्बन बाजार से जोड़ने वाली दुनिया की पहली संरक्षण परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता और भागीदारी के माध्यम से मैंग्रोव की बहाली और संरक्षण के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। पामोजा जलवायु, समुदाय और जैव विविधता संरक्षण के लिए ट्रिपल विन परियोजना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ये देखिए सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें क्या सही है आपको पहचान करना है, कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए एक का वी हो जाएगा, एरिसा नई मानव वंशावली एरिसा। ठीक है, सॉरी ए का बी हो जाएगा। एरिसा क्या है? तो ये नया कोविड-19 वेरिएंट है। 2 का सी हो जाएगा। HLD6 नई मानव वंशावली है। जुरजुवे क्या है? तो देखिए ये हैं प्रसवोत्तर गोली। फुजीवारा क्या है? तो फुजीवारा हो जाएगा आपको 4 का हो जाएगा, ई हो जाएगा, चक्रवात घटना है फुजीवारा। फुकुशिमा क्या है? तो फुकुशिमा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एरिस नया कोविड वेरिएंट 19 वेरिएंट है। HLD6 है नई मानव वंशावली। जुरजुवे प्रसवोत्तर प्रणाली, ये सारे आपको याद रखना होगा क्योंकि इस चर्चा में था, प्रश्न आ सकता है। फुजीवारा की बात करें तो ये चक्रवात घटना है। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो देखिए इसमें गलत किया है, तो इसमें विश्व का सबसे बड़ा पवन टरबाइन चीन द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा, सबसे पहला, ये जहाँ भी आपको आएगा वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं पिछले एग्जाम में, तो पूछे जा सकते हैं। लूनर कोडेक्स कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर डिजिटल कला का संग्रह भेजना है, तो बिल्कुल सही है। सी है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के लिए विचार के खिलाफ विरोधी देशों का संगठन है, तो ये गलत दिया हुआ है। सही क्या है हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। विस्टा एयर इंडिया का नया लोगो है, बिल्कुल सही है। विस्टा एयर इंडिया का नया लोगो है। सी इसका सही हो जाएगा क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए समोसा कॉकस समूह है अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का एक अनौपचारिक समूह है, समोसा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसिन UFC कॉफी क्लब 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करने वाले आंदोलन के रूप में उभरा। इस मॉडल का समर्थन इटली, चीन, अर्जेंटीना और पाकिस्तान द्वारा किया जाता है और वे भारत की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक होने के विचार के खिलाफ हैं। ठीक है, तो ये सही था आपका। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। इसमें से
कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इसका पहचान करना है। तो देखिए चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं क्या सही है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए फीफा महिला विश्व कप 2023 विजेता स्पेन इंग्लैंड उप विजेता, ठीक है, स्पेन विजेता और इंग्लैंड उप विजेता है फीफा महिला विश्व कप 2023 का। फीडे विश्व कप विजेता में मैग्नस कार्लसन है, ठीक है। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 विजेता भारत, मलेशिया और जापान क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 विजेता पाकिस्तान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर को बांग्लादेश के खिलाफ संबंधित खेल की आचार संहिता के उल्लंघन के कारण 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था। हरमनप्रीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत कौर को बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के कारण 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। मैच में जब उन्हें LBW करार दिया गया तो कौर ने अपने स्टंप तोड़ दिए और मैच के बाद प्रेजेंटेशन में अंपायरिंग को दयनीय कहा। उन्होंने अंपायर पर कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी दी हैं। इस व्यवहार के कारण बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना अपनी टीम के साथ वहां से चली गई और उन्होंने अपनी भारतीय समकक्ष से कुछ विशिष्टाचार सीखने का आग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में निर्दिष्ट किए गए थे और ये भौतिकी, रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान और चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में निर्दिष्ट दिए गए तो क्या क्या है? तो देखिए 2023 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखिए चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से सही हैं, क्योंकि टाइम का भी बचत करना है। देखिए 2023 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और डू विसमैन को यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, जिससे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में मदद मिली है। 2 सही सुमेलित हैं, ठीक है, युग्म 2 सही सुमेलित हैं। 2023 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एनी एल हुइलियर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंडोसेकेंड स्पंद उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधियों के लिए दिया गया है, ठीक है। युग्म 3 गलत दिया हुआ था, सही है। 2023 रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मोंगिजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो क्वांटम डॉट्स अर्धचालक पदार्थ के सूक्ष्म कण की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। चौथा है सही सुमेलित है नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, आप सभी को पता है साहित्य के लिए। इन्होंने ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ये ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तभी कंटिन्यू रह पाएगा ये क्लास, ठीक है।